नमस्कार। उपचुनाव की 7 सीटों पर कौन जीत सकता है, इस पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है। 7 सीटों पर जो चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट से पहले इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है, हिमाचल और गुजरात चुनाव पर। लेकिन आपको बता दें कि जिस खास 2022 में जो यहां पर उपचुनाव है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। रिजल्ट 6 यहां पर नवंबर को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोकामा विधानसभा सीट जो कि बिहार की है, आदमपुर सीट हरियाणा और अंधेरी ईस्ट जो महाराष्ट्र की सीट है, इसके अलग अलग बात की जाए तो यहां पर जिस खास से गोपालगंज बिहार की और यहां पर हरियाणा से आदमपुर, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, यूपी, तेलंगाना, उड़ीसा की एक एक सीट पर जो है विधानसभा के लिए उपचुनाव यानी वोटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन यहां के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उपचुनाव पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान देखने को मिला है। 31.47% ही अंधेरी ईस्ट में मतदान हुआ है और यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा। वोट परसेंटेज कम देखने को मिला है। और अगर बात की जाए तो उद्धव गुट से यहां पर ऋतुजा लटके यहां पर चुनावी मैदान में थी, जबकि 2 निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारे गए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अंधेरी ईस्ट पर यहां पर बात की जाए तो उद्धव गुट से यहां पर ऋतुजा लटके यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान से यहां पर आराम से जीतते नजर आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं यहां पर 60% मार्जिन से उनको जीत मिलेगा, अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यदि महाराष्ट्र की सीट पर उद्धव ठाकरे यहां पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है, यानी अन्य उम्मीदवार यहां पर जीत रहे हैं। जिसके अगर बात की जाए तो यहां पर बिहार की सीट पर भी काफी यहां पर सहगर्मी देखने को मिली थी। मोकामा सीट पर यहां पर 52% मतदान हुआ है और यहां का जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी 27 साल बाद यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जिस खास से यहां पर बीजेपी नीतीश गठबंधन टूटा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर बिहार में जो झटका रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए भी जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भी, और बिहार पर जो आंकड़ा बन रहा है मोकामा सीट पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन बीजेपी और आरजेडी में ही सीधे तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। सोनम देवी बीजेपी और आरजेडी से नीलम देवी यहां पर चुनावी मैदान में है, और जो यहां का विश्लेषण रहा, जो यहां का गणित रहा है, वो आरजेडी के पक्ष में रहा है। चाहे 2020 की बात की जाए, 2015 और 2010 के चुनाव की अगर बात की जाए तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी बड़े यहां पर नेता हैं और नीलम देवी और सोनम देवी यहां पर आमने सामने की टक्कर में। लेकिन आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। मोकामा सीट पर आरजेडी जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इस पर अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी से नीलम देवी 50% मार्जिन से जीत सकती है, जबकि बीजेपी से यहां पर सोनम देवी यहां पर करीब 40% मार्जिन उनके पक्ष में जा सकता है। जिस कार का माहौल यहां पर बिहार में देखने को मिला है, जो गठबंधन टूटा है उसका भी नुकसान बीजेपी को अब बिहार में देखने को मिल सकता है, जो आंकड़ा बन रहा है। इसके लिए अगर बात की जाए तो यहां पर गोपालगंज सीट पर 48% मतदान हुआ है, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहां पर भी बीएसपी, बीजेपी और आरजेडी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गोपालगंज के आंकड़े जो रहे हैं वो बीजेपी और बीएसपी के ही पक्ष में देखने को रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर और आरजेडी और यहां पर जेडीयू को काफी कम यहां पर जो है चांस रहे हैं। लेकिन जिस कार से बिहार में बड़ा बवाल देखने को मिला था और यहां पर जो हलचल हुई है, जो गठबंधन टूटा है, उसका फायदा अब आरजेडी जेडीयू को मिलता नजर आ रहा है। यानी बात की जाए तो 40% मार्जिन से यहां पर आरजेडी के पक्ष में यह सीट भी जा सकती है, जबकि अगर बात की जाए बीजेपी को करीब 30 से 40% मार्जिन रह सकता है। बीएसपी यहां पर भी चुनावी मैदान में है, इंदिरा यादव यहां पर चुनावी मैदान में उतरी है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गोपालगंज सीट पर फिलहाल बीजेपी और आरजेडी में आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि उपचुनाव में जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष होता है, उसको हमेशा फायदा मिलता है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं यहां पर आरजेडी को गोपालगंज में मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो हरियाणा की सीट पर, आदमपुर सीट पर करीब 75% मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है। बंपर मतदान का फायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या मिलेगा, इस पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर उतारा है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय यहां पर चुनावी मैदान में थे, तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिस खास से अगर बात की जाए तो 2019 पर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के रिजाइन से यह सीट खाली है, और ऐसे में बीजेपी से यहां पर भाव्या बिश्नोई चुनावी मैदान में है, और यहां पर पलड़ा जो है, यहां पर कुलदीप बिश्नोई का ही पलड़ा भारी रहा है अब तक के जो रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन जिस कार से यहां पर कुलदीप बिश्नोई यहां पर रिजाइन हो चुके हैं, और ऐसे में अब बात की जाए तो बीजेपी से भाव्या बिश्नोई, बीजेपी जयप्रकाश कांग्रेस और सतेंद्र सिंह यहां पर आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार चुनावी मैदान में। फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो आंकड़ों में आदमपुर सीट पर कहीं ना कहीं
कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, जिस कार से 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। इस कार से यहां पर आदमपुर सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी में फिलहाल यहां पर 49-51 का अंतर देखने को मिल सकता है। दोनों ही पार्टियों में यहां पर जो है बिल्कुल कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो यहां पर विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन बात की जाए उड़ीसा की सीट के लिए, तो उड़ीसा की सीट की धर्मनगर पर जो है 66% मतदान हुआ है, यानी बंपर मतदान यहां पर भी देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी चुनावी मैदान में थी, बीजेपी, बीजेडी और यहां पर कांग्रेस निर्दलीय भी चुनावी मैदान है, तो 5 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में थे। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी और बीजेडी यानी बीजू जनता दल के पीछे ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। 2000 अगर बात की जाए तो यहां पर 19 में यहां पर बीजू जनता दल ने यहां पर जीत दर्ज की थी, और यहां पर 2014 के आंकड़ों पर भी बात की जाए तो यहां पर भी बीजू जनता दल ने जीत दर्ज की है। तो सत्ता पक्ष को फायदा मिल सकता है। धामनगर सीट की अगर बात की जाए बीजू जनता दल के पक्ष में नहीं, बीजेडी के पक्ष में इस सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जो मार्जिन कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाने का अनुमान 45% और बीजेपी को भी 45%, यानी फिलहाल यहां पर बीजेपी और बीजेडी के बीच ही आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की यहां पर गोला विधानसभा के लिए उपचुनाव है, और यहां पर अगर बात की जाए तो करीब 55% मतदान हुआ है, और यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में सीट जा सकती है। 2017 पर भी बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, अरविंद गिरी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अरविंद गिरी के निधन के चलते सीट खाली है। और ऐसे में बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अमन गिरी को यहां पर 55% मार्जिन से यहां पर यानी एक तरफा जीत सकती है बीजेपी सीट पर। जबकि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का सीट पर पलड़ा भारी है, और आराम से बीजेपी यहां पर उत्तर प्रदेश की गोला यानी गोरखनाथ जो सीट है उस पर यहां पर आराम से जीत दर्ज कर सकती है। इसके अगर बात की जाए तो तेलंगाना सीट पर अगर बात की जाए तो मौनगुडी सीट पर भी उपचुनाव हुआ है, और यहां पर वोटिंग खत्म हुई है। 77% यानी सबसे ज्यादा मतदान अगर बात की जाए तो तेलंगाना की सीट पर हुआ है, और तेलंगाना के रास्ते बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर दक्षिण भारत के दरवाजे खोलना चाहती है, तो उपचुनाव की सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 2018 में सीट पर जो है बीआरएस ने यहां पर जीत दर्ज की थी, और यहां पर बात की जाए तो बीआरएस और बीजेपी के पक्ष में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीआरएस के पक्ष में सीट जा सकती है। तो यहां पर बात की जाए तो तेलंगाना सीट पर यहां पर टेरस के पक्ष में मार्जिन जा रहा है, यानी यहां पर बीजेपी और यहां पर टेरस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी मौनगुडी सीट पर जो है यहां पर बीआरएस के पक्ष में सीट पर जीत मिलने का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 7 सीटों की जो चुनावी अनुमान सामने आ रहा है जो एग्जिट पोल है, क्योंकि ये चुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को भी काफी यहां पर चौंका सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव है। इसके अलग अलग बात की जाए तो एमसीडी चुनाव को लेकर भी बहुत जल्द आपको सटीक विश्लेषण देंगे। लेकिन आपको बता दें कि उपचुनाव की 7 सीटों में से 0 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। एक सीट उत्तर प्रदेश की बीजेपी आराम से निकाल सकती है, जबकि एक सीट अगर बात की जाए तो यहां पर उड़ीसा और यहां पर बिहार की एक गोपालगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन क्या वो जीत पाएंगे या नहीं, ये तो यहां पर 6 नवंबर को पता चलेगा। जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो यहां पर 3 से 4 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की सीट जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकती है, जबकि बिहार की दोनों सीटों पर आरजेडी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को यहां पर 7 सीटों के यहां पर फाइनल रिजल्ट सामने आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है इन सीटों पर किसकी होगी जीत, किसकी हार हो सकती है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 6 नवंबर को यहां पर फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।